नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2020 के लिए आज प्रैक्टिस सेट का भाग 4 है और आज के इस वीडियो में हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स आ चुके हैं इसके, तो आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इन वीडियोज़ के पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? पहला ऑप्शन इरिथ्रोसाइट या फिर लिम्फोसाइट। तो इसका राइट आंसर है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी भी कहते हैं और ये रक्त की एक प्रमुख कोशिका होती है। ये पूरे रक्त का लगभग 40% भाग होता है और इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है, इसकी जगह पर हीमोग्लोबिन होता है। और इसकी खोज की थी एंटोनी लुवेनहॉक ने। और एंटोनी लुवेनहॉक एक डच जीव विज्ञानी थे और इन्हें जीव विज्ञान के सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। तो एंटोनी लुवेनहॉक, ये नाम याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। और रुधिर प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका राइट आंसर है इरिथ्रोसाइट्स। इसके अलावा ये शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, इरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि आरबीसी का जो जीवन काल, एवरेज जीवन काल होता है, वो कितना होता है? तो यहाँ पर 80 दिन या फिर 120 दिन। तो इसका राइट आंसर है 120 दिन। तो जो मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका एवरेज जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है और इसके बाद ये समाप्त हो जाती हैं। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो मनुष्य वयस्क में अस्थि मज्जे में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में ये यकृत में होता है। तो मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। एवरेज जो आयु होती है लाल रक्त कणिकाओं की वो होती है 120 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है, जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान कौन सा है? यानी कि ये मूल रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप या फिर अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। और जो जर्सी गाय होती है इनका जो शरीर होता है वो लाल रंग और हल्के पीला, कोणीय और सघन शरीर, और जो माथा होता है इनका वो डिस्क के आकार का होता है। ये लगभग 20 लीटर दूध देते हैं। और बात करें इनके एवरेज वेट की, यानी कि औसतन जो इनका वज़न होता है, मेल की बात करें तो 540 किलोग्राम से लेकर 820 किलोग्राम तक जो मेल जर्सी गाय होती हैं उनका वेट होता है। और जो फीमेल होती है वो 400 से 500 किलोग्राम के बीच रहता है इनका वज़न। तो जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला है बोस इंडिकस और ऑफ काउ। तो नाम से आपको समझ आ रहा होगा, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है बुवेलिस और दूसरा है बोविनो। तो जो भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बुवेलिस। तो बुवेलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहीवाल गाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन मोंटगोमरी या फिर स्पर्मेटिक। तो इसका राइट आंसर है मोंटगोमरी। तो साहीवाल गाय को जो अन्य नाम से जाना जाता है वो है मोंटगोमरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, करन स्विस और करन फ्राइज किस प्रकार की गाय है? तो ये 2 नस्लें होती है गायों की। तो इसके ऑप्शन देखिए, संकर गाय या फिर दुकाजी नस्लें। तो जो करन स्विस और करन फ्राइज गाय हैं वो संकर गाय होती हैं। तो इसका राइट आंसर है संकर गाय। करन स्विस और करन फ्राइज संकर प्रकार की गाय होती हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडीज़ और एंटीजन को क्या कहते हैं? एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा रह गया। तो रक्त में एंटीबॉडीज़ और एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक विज्ञान यानी कि इकोलॉजी किससे संबंधित है? पहला है शरीर संरचना और वातावरण से, या फिर
वनस्पति से। तो इसका राइट आंसर होगा शरीर संरचना और वातावरण से पारिस्थितिक विज्ञान का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? पहला है चिकित्सा विज्ञान या फिर पशु विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा विज्ञान। हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर, मुल्तान, पंजाब में हुआ था और इन्होंने जिस क्षेत्र में प्रमुख रूप से काम किया था वो था आणविक जीव विज्ञान। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे और उनके द्वारा न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम खोजा गया था जिसमें कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं। तो और इसी के लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया था और उनमें से हरगोविंद खुराना भी थे और 1968 में उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा हरगोविंद खुराना को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक दूसरा उच्च नागरिक सम्मान होता है, जबकि जो पहला उच्च नागरिक सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। तो हरगोविंद खुराना को पद्म विभूषण मिल चुका है और 1968 में इन्हें संयुक्त रूप से आणविक जीव विज्ञान में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा विज्ञान। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर है चिकित्सा विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की, यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसकी व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की? पहला है हॉर्वे ने या फिर वॉटसन व क्रिक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैज्ञानिक हॉर्वे ने इस सिस्टम की व्याख्या की थी। और वैज्ञानिक हॉर्वे जो है वो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र को की जो व्याख्या की थी वो की थी। इसके अलावा यहाँ पर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके द्वारा जो शुद्ध रुधिर यानी कि शुद्ध रक्त होता है उसका जो सर्कुलेशन है वो हृदय से धमनी की ओर होता है और जो अशुद्ध रक्त होता है उसका सर्कुलेशन शरीर में हृदय से सिराओं की ओर होता है। तो यहाँ पर वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पहला है H2O या फिर F2O। तो इसका जो राइट आंसर है वो है H2O, यानी कि पानी जो है प्रकृति में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और F2O होता है फ्लोरीन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है H2O। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो H2O प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? पहला ऑप्शन चैडविक ने या फिर कणाद ने। तो इसका राइट आंसर है कणाद ने इस बात को सबसे पहले सोचा था कि जो विश्व का प्रत्येक पदार्थ है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और वैसे तो कणाद एक ऋषि थे और इन्हें कणाद इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ये विचार इन्होंने सोचा कि जो परमाणु है किसी तत्व का जो मिलकर बना होता है वो सूक्ष्म अणुओं या फिर कहेंगे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये विचार सबसे पहले महर्षि कणाद को आया था, इसीलिए इन्हें कणाद नाम दिया गया था। इनके जन्म की बात करें तो ये बहुत ही अनक्लियर है। इनका जन्म 6th to 4th बिफोर द कॉमन एरा यानी कि ईसा 6 से 4 बिफोर ईसा पूर्व जो है इनके जन्म की बात सामने आई है। तो इसको लेकर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जो ये बात है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना होता है, ये सबसे पहले महर्षि कणाद ने ही इसके ऊपर विचार किया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परमाणु में कौन कौन से कण समान संख्या में होते हैं? तो आपको मालूम होगा परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनमें जो कणों की समान संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की समान संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है? पहला है आमाशय में और दूसरा है छोटी आंत में। तो जो रक्त द्वारा अवशोषण होता है वो आमाशय में नहीं बल्कि छोटी आंत में होता है और ये सर्वाधिक अवशोषण होता है रक्त का। तो ये जो है
छोटी आंत में होता है। और बात करें जो छोटी आंत उसकी लेंथ की, तो ये मेल्स में 22 फीट 6 इंचेस तक होता है। और बात करें फीमेल्स की, तो ये 23 फीट 4 इंचेस तक होता है। यानी कि फीमेल्स का जो छोटी आंत होती है उनकी जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण के लिए चूषण करता है? यानी कि जो विषैले पदार्थ होते हैं भोजन में, उसको कौन समाप्त करता है, या कह सकते हैं उसको कौन बाहर निकालता है? तो इसका राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पर, प्लीहा या फिर यकृत। तो इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत ये काम करता है और ये भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन को संश्लेषित करता है और पाचन के लिए जो आवश्यक जैव रसायन बनाना होता है वो भी कार्य यकृत करता है। तो ये 3 कार्य होते हैं यकृत के, और इसमें जो मेन है वो है विषैले पदार्थ का भोजन से अलग करना। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड का समय इसमें लगता है, 0.8 सेकेंड्स का समय लगता है इसमें। तो और इसी के हिसाब से औसतन लगभग 72 बार यहाँ जो मनुष्य का हृदय है वो धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? यानी कि जो जितना भी एवरेज आयु होती है एक मनुष्य की, उसमें लगभग जो मनुष्य का हृदय है वो 2 अरब बार धड़कता है, जबकि एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? पहला है प्लीहा, या फिर इसे स्प्लीन भी कहते हैं, या फिर यकृत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लीहा। तो रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का जो शरीर में काम करता है वो करता है प्लीहा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के भीतर निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जो रक्त है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर है हिपेरिन। हिपेरिन के कारण जो रक्त है वो नहीं जमता है मानव शरीर के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप PDF भी चाहते हैं इन वीडियोज़ के क्वेश्चंस की, तो आप नीचे दिए गए लिंक टेलीग्राम ग्रुप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।